the heading parallel plate capacitor. Very interesting, very important. एग्जाम में इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे आप बोर्ड एग्जाम्स की बात करें चाहे जेई की बात करें, पक्का आएगा. तो यू समझ लो यहां पर दो प्लेट्स है. वी हैव गॉट टू प्लेट्स ओवर हियर. ठीक है. एरिया ऑफ द प्लेट्स इज ए. ठीक है. एरिया ऑफ द प्लेट्स इज ए and the separation between the plates is D. Now these plates should actually behave like infinite plates. कैसे बिहेव करेगा? ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? दो चीजें इनफाइनाइट कब होती है? आप बोलोगे सर इनफाइनाइट तो मतलब कैसे होगा? अगर मान लो दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है, अगर ये सेपरेशन वेरी वेरी स्मॉल हो जाए तो उस केस में क्या बोलेंगे? द प्लेट्स विल बी ऑलमोस्ट इनफाइनाइट. ठीक है. सो एरिया के हिसाब से, जितना प्लेट का एरिया है उसके हिसाब से डी जो है बहुत 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 छोटा है. कोई समस्या नहीं, कोई टेंशन नहीं. ठीक है. तो अब देखिए आप इस प्लेट में यहां पर एक एंड पे आपका समझो प्लस चार्ज है. आपके सिलेबस में मोस्टली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है और इधर में क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज. अब आप बोलोगे सर ये चार्ज लाए कहां से, है ना? आप बोलोगे सर चार्ज कहां से आया? जब एक नॉर्मल प्लेट लेंगे हम लोग लोहे का या किसी कॉपर का किसी भी कंडक्टर का प्लेट लेंगे तो उसमें चार्ज तो रहता नहीं है. ऐसे तो चार्ज हो रहता नहीं है ना, तो उसमें तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है. इट इज नॉट चार्ज्ड. उसको चार्ज कैसे करेंगे? सिंपल सा फंडा है. मान लो मेरे पास ये दो का एक कैपेसिटर है, उसका दो प्लेट है ना. अब यहां पर मैंने इस प्लेट को जोड़ दिया एक बैटरी के साथ. मैंने इस कैपेसिटर को जोड़ दिया किसके साथ? बैटरी के साथ. ये है बैटरी का प्लस एंड, ये बैटरी का माइनस एंड. अब आपको पता होगा जो कैपेसिटर होता है ना, इट इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है? या नॉट डोंट राइट मेड अप ऑफ, आप लिख सकते हो इट consists of या it contains, है ना, it contains free electrons. जो आपका कंडक्टर है it contains some free electrons. अब ये जो आपका पॉजिटिव एंड है ये क्या करेगा? बैटरी का कनेक्ट कर दिया. बैटरी का काम क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ अ बैटरी? कौन बताएगा? बैटरी क्या करता है? बैटरी क्या करता है? कौन बताएगा? कोई ट्राई करो, कोई तो बोलो. बैटरी क्या काम करता है? चेंजेस केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बेटा वो तो ठीक है, मगर बैटरी एक सर्किट के अंदर क्या करता है? तो चेंज करके क्या करता है? एनर्जी चेंज करके क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के टर्म में बैटरी क्या करता है? करंट प्रोड्यूस करते हैं. करंट प्रोड्यूस कैसे होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से. पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है. ठीक है. तो करंट बेसिकली क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो बताओ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से आता है? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहीं से तो आ रहा होगा. ये इलेक्ट्रॉन आता कहां से है सर्किट के अंदर? कौन बताएगा? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहा है. somebody is providing electron. who is providing? बोलो. अगर इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो हो रहा है मतलब somebody is providing electron. who is providing that? Conductor. Exactly, very good. The conductors are providing electron, not the battery. Make sure you are not in this conception. Battery does not provide electron. बैटरी का काम क्या है? बैटरी ओनली प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस. बैटरी प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस. बेसिकली बैटरी मेक्स एन अरेंजमेंट या बैटरी मेक्स अ कंडीशन सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स कीप फ्लोइंग. बैटरी प्रोड्यूसेस अ कंडीशन सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स कीप फ्लोइंग. आ रहा है बात समझ में? जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर मुझे मतलब क्लास चल रहा है
तो इस क्लास में कंडक्टर कौन है, आप या मैं? इस क्लास में कंडक्टर कौन है, आप या मैं? अगर आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूं, तो दोनों में कंडक्टर कौन है? हु इज कंडक्टर? स्टूडेंट। और मैं क्या हूं? आई एम द बैटरी। एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूं? आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि आपके अंदर जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है जो ऑलरेडी प्रेजेंट बुद्धि है वो खुल जाए, वो चलने लगे, राइट? आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू सम एक्स्ट्रा बुद्धि, वो बुद्धि आपके अंदर है। मेरा काम क्या है? उस बुद्धि को जागृत करना या उस बुद्धि को फ्लो होने देना। सो बैटरी का काम क्या है? करंट फ्लो होने देना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने देना, प्रोड्यूस करना काम नहीं है उसका। आया बात समझ में? नाउ when I am putting this end of the conductor, this plate to the positive end, तो क्या होगा? यहां पर already some electrons are there, we have got some free electron and they will get attracted like this. बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? और इस प्लेट के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? गेटिंग द पॉइंट? गेटिंग द पॉइंट? और वही इलेक्ट्रॉन फिर इस सिस्टम से पास होके इधर के थ्रू जा करके इधर चले जाएंगे और ये एंड क्या बन जाएगा? नेगेटिव एंड। तो कुछ ऐसा हम लोगों को सिस्टम मिल जाएगा जिसमें कि एक प्लेट आपका पॉजिटिव प्लेट है, एक प्लेट क्या है? नेगेटिव प्लेट है। आया बात समझ में? कोई टेंशन, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? कैपेसिटर पे चार्ज कैसे आ रहा है आपको समझ में आ गया? अच्छा, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में क्या कैपेसिटर का काम क्या होता है? कैपेसिटर का काम क्या होता है? कैपेसिटर का काम क्या होता है? कौन बताएगा? Storage of charge. Storage of charge and subsequently what? Subsequently Uh, storage of charge, subsequently क्या? एनर्जी। इससे क्या लाभ हो रहा है हम लोग को? क्या फायदा हो रहा है? एनर्जी स्टोर का फायदा क्या हो रहा है? क्यों कर रहा है एनर्जी स्टोर? कैपेसिटर का काम कहां पे आता है? कैपेसिटर बेसिकली आपने देखा होगा आपके घरों में इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह है, फैन वगैरह है, उनमें एक डिवाइस होता है कंडेंसर। देखा है क्या? सुना है क्या? नाम सुना है कंडेंसर का? आज पूरा क्लास बहुत चुप चुप है यार, मजा नहीं आ रहा। आपने कंडेंसर का नाम सुना है? नहीं सुना? तब एक ऐसा डिवाइस देखा है, एक सिलेंडर की तरह रहता है, दो गो तार निकला हुआ रहता है उससे। देखा है कैसा डिवाइस? कुछ कभी घर का मोटर खराब हो जाए तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है और इसका यूज आता है, इट इज यूज्ड इन स्टार्टर सर्किट। कभी घर का मोटर खराब हो जाए, पंखा खराब हो जाए, जब कभी कभी आपने ये तो नोटिस पक्का किया होगा, इनफैक्ट ट्रेन में बहुत होता है कि फैन का आपने स्विच ऑन किया मगर फैन ऑन नहीं होता है। होता है कैसा कई बार? गाइस ये होता है क्या कि आपने फैन का स्विच ऑन किया लेकिन फैन ऑन नहीं हुआ, फिर आपने एक डंडे से फैन को घुमाया तो फैन ऑन हो गया? कितने लोगों ने नोटिस किया ये चीज? हाउ मेनी ऑफ यू हैव नोटिस दिस कि आपने फैन का स्विच ऑन किया तो फैन घुमा नहीं, लेकिन फिर डंडा लेके फैन को घुमाया तो फैन चलने लगा? कभी ऐसा हुआ है क्या? फैन में होता है लगता है मुझे। फैन में कभी नहीं हुआ ऐसा? हाँ एकदम हुआ होगा। अगर आप कभी भी ट्रेन में ट्रैवल किए हो ना, जनरल क्लास में या स्लीपर क्लास में, आई नो यू गाइस आर ऑल फ्रॉम यू नो गुड फैमिलीज, तो शायद ही आप लोग जनरल क्लास में ट्रैवल किए होगे। मैंने बहुत ट्रैवल किया है। कई बार क्या होता था, हम लोग उस ट्रेन में फैन का स्विच दिए, फैन ऑन नहीं हुआ, चप्पल लेके फैन को घुमाते थे हम लोग, उस पर हिट करते थे या पेन लेके करते थे हिट तो वो घूमने लगता था, राइट? देखो होता क्या है उस कंडीशन में, व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, बिकॉज हम लोग बात कर रहे हैं कैपेसिटर की, तो ये बताना जरूरी है आपको। आप जहां तक चाहो मेरी बातों को नोट भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है तो ये नोट्स में लिखा नहीं रहा हूं, लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो। व्हाट हैपेंस इन अ फैन इज, या इन अ मोटर इज, जो भी चीज है, किसी भी चीज को ना स्टार्ट करने के लिए एक बार आपको काफी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट लगता है। आप टीवी भी अगर स्टार्ट करोगे ना, आपने नोटिस किया होगा, अगर कोई भी चीज एक बार आप स्टार्ट करते हो, चाहे टीवी हो, एसी हो, फ्रिज हो, चाहे फैन ही क्यों ना हो, एक बार वोल्टेज हल्का सा डिप करेगा,
जैसे ही वो आइटम स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही वो अप्लायंस स्टार्ट हो रहा है, द वोल्टेज विल डिप अ लिटिल फॉर अ सेकंड और टू, एंड वंस द अप्लायंस इज कंप्लीटली एक्टिव, द वोल्टेज विल बिकम नॉर्मल। नोटिस किया आपने ये चीज? नोटिस किया है कि आपने ये चीज कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो मोटर का, या ऑन करते हो आप टीवी का या फ्रिज का या किसी बड़े अप्लायंस का, एक सेकंड के लिए वोल्टेज हल्का सा डाउन होता है, और जब वो सिस्टम पूरा स्टार्ट हो जाता है प्रॉपर्ली, वापस से चीजें नॉर्मल हो जाती है। नोटिस किया आपने ये चीज? अरे नोटिस किया है क्या? हाँ हाँ। सो किसी भी चीज को ना स्टार्ट होने के लिए ज्यादा एनर्जी लगता है। कभी आपने अपना फोन भी देखा होगा ना, अगर अपने फोन का बैटरी लो है, आप उसको अगर स्विच ऑफ कर दोगे, मतलब बैटरी है 2%, उसको स्विच ऑफ कर दोगे ना और फिर से ऑन करोगे, जल्दी ऑन नहीं होगा। क्यों? स्टार्ट होने के लिए उसको एक बार ज्यादा एनर्जी लगता है। अगर आपका बैटरी, आपका फोन अगर ऑन है ना, एंड द बैटरी इज एट 1%, अगर आपका बैटरी फोन ऑन है, बैटरी इज एट 1%, तो फोन शायद चलेगा। मगर अगर आपका फोन ऑफ है ना और बैटरी इज अराउंड 1%, तो फोन जल्दी ऑन नहीं होगा। बिकॉज किसी भी चीज को स्टार्ट होने के लिए यू नीड सम एक्स्ट्रा एनर्जी। ये बात समझ में आप लोग को आ रहा है ना बाबू? किसी भी चीज को स्टार्ट अगर करना है, यू हैव टू प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा एनर्जी। इन क्लास 11th वी हैड डिस्कस्ड अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, याद है? स्टैटिक फ्रिक्शन हाँ एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, याद है ना? तो स्टैटिक फ्रिक्शन वाज ऑलवेज मोर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, बिकॉज द बॉडी इज अबाउट टू स्टार्ट। और बॉडी जैसे ही स्टार्ट कर गया, ये हल्का सा डिप करके इट बिकम्स कांस्टेंट, है ना? यहां तक गया स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन। कुछ वही चीज समझ लो कि जब किसी अप्लायंस को स्टार्ट होना है, इट विल रिक्वायर अ हाई एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग। और वो हाई एनर्जी कहां से मिलता है? वो मिलता है कैपेसिटर से। आया बात समझ में क्या? कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करके रखता है। कैपेसिटर और कंडेंसर एक ही आदमी के दो नाम है ना? सो कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है, और जब उसको रिक्वायर्ड होता है वो प्रोवाइड कर देता है। आया क्या बात समझ? हाँ, जैसे मान लो आपके घर में आई विश कभी ऐसा ना हो, आग लग जाए। नहीं लगे, आई प्रे कभी ना हो ऐसा, एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ। चलो आपके घर में नहीं, चलो मेरे ऑफिस में आग लग जाए, खुश, अब कोई दिक्कत नहीं किसी को। सपोज करो मेरे ऑफिस में आग लग जाए और मुझे आग बुझाना है, तो आपके लिए क्या बेनिफिशियल है? एक बड़ा कंटेनर में पानी रखा हुआ है स्टोर करके, वो आप उठा के डालना पसंद करोगे, या मग से ले जाकर के डालोगे पानी? क्या प्रेफरेबल है आपके लिए? एक एक मग डालोगे पानी बुझाने के लिए आग, या एक बड़ा कंटेनर उठाओगे, उससे पानी बहुत सारा रखा हुआ है, जाके आग पे मार दोगे? द आग इज नॉट दैट सीवियर, हल्का सा आग लगा है, क्या करोगे? क्या क्या बेनिफिशियल है? मग से ले जाके एक एक मग पानी डालना आग पे, या फिर एक बड़ा कंटेनर लेके आग पे पानी डाल देना? कौन सा बेनिफिशियल है, मग या बड़ा कंटेनर? मग। मग। वाओ, हैट्स ऑफ टू योर इंटेलिजेंस एंड थॉट। बड़ा कंटेनर। अरे ऑब्वियसली बड़ा कंटेनर अगर है आपके पास, तो ऑब्वियसली ज्यादा पानी डालोगे ना तो आग बुझ जाएगा। अगर एक मग डालोगे, मान लो गेट पे आग पकड़ लिया, एक मग डालोगे कुछ नहीं होगा, फिर जब तक दूसरा मग पानी लाओगे और आग बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ वही काम कंडेंसर करता है। एनर्जी को स्टोर कर लिया, ठीक है, एनर्जी को स्टोर किया किया किया, और जब हमको रिक्वायरमेंट आया, जब सिस्टम को स्टार्ट करना है, तो उस टाइम में रिक्वायरमेंट आया, तो एक बार में सारा एनर्जी अपना डाल दिया, सिस्टम स्टार्ट हो गया, उसका काम कंप्लीट हो गया। बात समझ में आया क्या गाइस? इज दिस क्लियर टू यू? हाँ कंडेंसर का काम क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है, चार्ज कैसे करते हैं, दिस थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, आगे बढ़े, अब मुद्दे पे आए। अब देखो, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये मेरे पास दो प्लेट्स है, दोनों का ही एरिया क्या है? बराबर है। याद रखना, कंडेंसर जब भी बनाना है, जब भी हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है, तो एरिया ऑफ बोथ द प्लेट्स हैव टू बी सेम। ठीक है, एरिया ऑफ बोथ प्लेट्स शुड बी सेम। ठीक है, आप लिख लो यहाँ पे, A is equal to area of both plates, D is equal to distance between the two plates, and one more factor you write, आपको याद होगा, प्लस और माइनस सिग्मा। क्या है ये? क्या है ये? सरफेस चार्ज डेंसिटी। कौन सा? सरफेस। मतलब
Q upon area. सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन बोथ द प्लेट, एक पे प्लस सिग्मा एक पे माइनस सिग्मा। कर लिया कॉपी? सेकेंडली Q इज प्लस और माइनस Q इज इक्वल टू प्लस माइनस सिग्मा इंटू एरिया इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन each plate, total charge on each plate. ठीक है, टोटल चार्ज ऑन ईच प्लेट इज प्लस और माइनस क्यू। अब मुझे बताओ इस दोनों प्लेट के आउटर रीजन में, ये रीजन 1 ये रीजन 2, क्या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन्स 1 एंड 2 इज इक्वल टू 0। क्या आपने कर चुके हैं? रेफर गॉस लॉ, गॉस लॉ याद है? रेफर गॉस लॉ, और उसमें था ना इनफाइनाइट प्लेट का जो चार्ज वाला था, याद है आपको? हाँ। बनाए थे रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3, हाँ सो उसको रेफर करना, तो ये हमेशा 0 आ जाता है। लेकिन व्हाट हैपेंस इन द रीजन 3 जो कि दोनों प्लेट के बीच में है, तो लिखो इन बिटवीन द प्लेट्स, इन बिटवीन द प्लेट्स जो कि रीजन 3 है आपका, इन बिटवीन द प्लेट्स जो कि आपका रीजन 3 है, अरे यार ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स दैट इज द रीजन 3। आप अगर ध्यान से देखो बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगा, जो ये प्लस चार्ज है इसके वजह से फील्ड कहां बनेगा? अवे फ्रॉम इट, ठीक है, और जो माइनस चार्ज है इसके वजह से फील्ड कहां बनेगा? टुवर्ड्स इट। समझ में आ रहा है? जो आपका प्लस चार्ज है उसकी वजह से फील्ड कहां होगा? अवे फ्रॉम द प्लस चार्ज, है ना, है ना? जो आपका प्लस पॉजिटिव चार्ज है उसके वजह से फील्ड कहां बनेगा? उससे अवे बनेगा, याद है? ये पढ़ाया था ना, इतना बात कर चुके हैं। हाँ। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है उसका फील्ड किस तरफ होगा? टुवर्ड्स दैट चार्ज, है ना? मतलब जो प्लस का होगा उसका ही अपोजिट हो जाएगा। तो अगर प्लस का चार्ज अवे जा रहा है तो नेगेटिव का चार्ज कहां होगा? टुवर्ड्स हो जाएगा, टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, तो आप देखो इन द रीजन 3 व्हाट विल हैपन, इन रीजन 3 व्हाट विल हैपन, लिख दो यहां पे द इलेक्ट्रिक फील्ड्स due to negative and positive charges will add up। कोई दिक्कत तो नहीं? अब मुझे कोई बता दो, आई लेट मी सी हु रिमेंबर्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन कितना हो जाएगा? याद है किसी को? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है E प्लस Q की वजह से, और E माइनस Q की वजह से कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा।
अब दोनों आपस में क्या होगा, एडअप हो जाएगा, बिकॉज डायरेक्शन क्या है, एक ही तरफ हो रहा है। तो टोटल E इज इक्वल टू E टोटल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. This you must remember. So in the region 2, the total field is what? Sigma upon epsilon naught. कोई दिक्कत नहीं. So में क्या मिल गया, फील्ड मिल गया. Now we know that electric field is nothing but minus dV by dr, which implies that E dot dr is equal to minus dV. E dot dr is equal to minus dV. याद है ना. तो अगर हम लोग उसको बेसिकली अगर देखें in general terms, we can write that V is equal to E into distance, E into D. R क्या signify करता है, the distance, and V signifies, बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि पोटेंशियल जो, व्हाट इज द नेगेटिव साइन, कि जिस तरफ फील्ड बढ़ेगा उस तरफ पोटेंशियल घटेगा, यही तो मतलब है इसका ना खाली. बट अगर हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड का, तो क्या अपने मोटे तौर पे ये लिख सकते हैं, कैन वी राइट इन जनरल टर्म्स दैट V इज इक्वल टू E इंटू D, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या वही डिस्टेंस, लिख सकते हैं क्या? हाँ, सो वी कैन राइट पोटेंशियल डिफरेंस, लिख दो यहां पे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको समझ में नहीं आया, डेरिवेशन है, ध्यान देना, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. सो यू कैन राइट डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू हाउ मच, D, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D. But we know that capacitance is nothing but Q upon V या डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, Q upon डेल्टा V, that is equal to what, सिग्मा A upon सिग्मा by epsilon naught into D, right? सिग्मा सिग्मा गया, क्या बचा, epsilon naught A upon D. This is the formula for capacitance. Please check the whole thing. If there is any confusion, please tell me. भैया हाँ बोलो बाबू. वो एरिया दोनों का सेम क्यों लिया था? क्या बोल रहे हैं? मतलब जो प्लेट लिए थे उसमें एरिया सेम क्यों लिया था? हाँ, वो अगर एरिया डिफरेंट होगा तो वो काम नहीं करेगा. क्यों? अरे अब इसमें एक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड लाइंस. ठीक है, उसमें होता क्या है कि फील्ड लाइंस, हम लोग को अगर फील्ड को कैप्चर, देखो बता रहे क्या होगा, अगर दोनों का एरिया सेम है ना, अगर दोनों का एरिया सेम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या है, बहुत कम है. ठीक है, दोनों का एरिया सेम है और दोनों का डिस्टेंस भी बहुत कम है, तो फील्ड जो है ना, जो फील्ड प्रोड्यूस होगा ना यहाँ पे इनके बीच में, वो एकदम इनके बीच बंध जाएगा, समझ लो कैसे, एकदम बाउंडेड हो जाएगा. ठीक है, द फील्ड लाइंस आर ठीक है ना, बाउंडेड. जितना ये प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही इसको हिट कर रहा है. अगर मान लो ये जो आपका फील्ड लाइंस है, अगर ये एरिया छोटा बड़ा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तब क्या होगा, जो फील्ड लाइंस होगा ना वो बिखर जाएगा. समझ में आ रहा है ऋतिक? जो फील्ड लाइंस है वो बिखर जाएगा और कुल मिलाकर के जो सिस्टम होगा ना वो उतना स्टेबल नहीं होगा, उतना अच्छा उसका कैपेसिटेंस नहीं आएगा, बिकॉज आपका फील्ड लाइंस बिखर जाएगा. ठीक है क्या? हाँ ठीक है. अभी के लिए इतना समझ लो. ठीक है, ओके.
अच्छा कॉपी हो गया आप लोग को, समझ में आया ये वाला पार्ट? ये पार्ट समझ में आया क्या? सब कॉपी हो गया? एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। हाँ अच्छा आपको याद होगा, मैं फिर से, मुझे अब इसके बाद लिखे तो याद आ गया, जब हमने पिछले क्लास में एक स्फेरिकल कैपेसिटर लिया था, ऐसे करके एक बॉडी लिया था और उसको हमने कैपेसिटेंस निकालने का उसका ट्राई किया था, याद है? तो उसमें आप अगर ध्यान दो तो कैपेसिटेंस बहुत कम क्यों आया था, याद है? इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस द टॉपिक ना, जहां पे हमने कहा था कि आइसोलेटेड कैपेसिटर इज नॉट अ वेरी गुड चॉइस। ऋतिक याद है क्या? ऋतिक याद है? इन द प्रीवियस क्लास, हाँ याद है याद है हाँ याद है याद है। क्यों था ऐसा? बिकॉज उस केस में क्या था कि ये इसका जो फील्ड लाइन था ना वो इससे बाहर निकल रहा था और पूरा यहां वहां बिखर जा रहा था, ठीक है? तो एनर्जी को एक जगह स्टोर रखने का कोई सोर्स नहीं था। अगर ये पूरा प्लस चार्ज था ना वहां पे, तो उसका फील्ड लाइन जब बनेगा वो कहां बनेगा? बाहर की तरफ बनेगा। आ रहा है बात समझ में? और बाहर की तरफ जब फील्ड लाइन बनेगा, ये फील्ड लाइन पूरा इन्वायरमेंट में बिखर जाएगा, जिसके कारण एनर्जी विल नॉट बी एबल टू kept contained at a particular in a particular area या in a particular zone। पूरा फील्ड लाइन देखो बिखर गया है। कुछ वही कहानी उसमें भी हो जाएगा। अगर आपका एरिया अलग अलग रहेगा ना तो फील्ड लाइन जो है काफी सारा फील्ड बिखर जाएगा उनका आपस में, ठीक है? ठीक है ना? और एक चीज होता है कि देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड एज, मैंने कहा था जैसे अभी, फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड लाइन। ये लिख लो आप लोग, लिख लो, डाउट बहुत लोग को हो जाएगा। फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड लाइंस, फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड लाइंस लिखो। the fact that the field lines tend to bend at edges, the fact that the field lines tend to bend at edges, मतलब वो बेंड हो जाएगा, स्ट्रेट जगह में नहीं रह पाएगा, ठीक है? जनरली हम लोग अगर बात कर रहे हैं फील्ड लाइंस का तो ऐसा 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 स्ट्रेट चल रहा है, ठीक है? बट अगर वो एज पे रहेगा ना तो एज का जो फील्ड लाइन होगा वो ऐसे बेंड हो जाता है। इस फेनोमेनन को बोलते हैं हम लोग बेंड, इसको कहते हैं हम लोग फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड लाइंस। ये एक क्या कहते हैं, इट इज मोर ऑफ अ फेनोमेनन, इट इज कॉल्ड एज द बेंडिंग ऑफ फील्ड लाइंस, कॉल्ड द फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड लाइंस, फ्रिंजिंग, FRINGING, फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है? तो अगर आपका दो प्लेट का एरिया अलग अलग होगा तब तो यार बहुत गड़बड़ है। एक तो यहाँ पर तो एनर्जी बिखर ही रहा है, उसके बाद यहाँ बेंडिंग भी हो जा रहा है एजेस पे, समझ रहे हो? तो आपका पूरा मामला जो है वो हो जाएगा चौपट। आई थिंक इट्स ऑल क्लियर नाउ, ठीक है ना? चले आगे। अब ऋतिक क्लियर है क्या? बाकी लोग क्लियर है? आप लोग को आगे चले? हाँ चलो, तो अब आपने देखा कि कैपेसिटेंस इज गिवन बाय C इज एक्चुअली एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अच्छा, अभी हमने देखा था कुछ देर पहले कि C वाज आल्सो इक्वल टू Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड वोल्टेज? बोल सकते हैं क्या? नो, वी कैन नॉट से। ये इट इज एज एरनेस एज सेइंग, अगर हम कहते हैं V इज इक्वल टू IR तो इसका मतलब क्या हो गया? R इज इक्वल टू V बाई I हुआ ना? तो क्या बोल सकते हैं रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन V एंड I? नो, इट डज नॉट डिपेंड। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज ऑलवेज, रेजिस्टेंस क्या होता है? फिक्स्ड होता है। एक रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट, पढ़ा था ना? रेजिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। वैसे ही आपका कैपेसिटेंस जो होगा ना, इवन कैपेसिटेंस विल बी कांस्टेंट। जब इसको कंस्ट्रक्ट किया तो इसका एक फिक्स वैल्यू हो जाएगा एंड दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। आया क्या बात समझ में? सो कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन
चार्ज एंड वोल्टेज, ये एक जेई का क्वेश्चन हो सकता है हल्का सा 1 मार्कर में, या आपके एग्जाम में हो सकता है। डज कैपेसिटर डिपेंड ऑन पोटेंशियल एंड वोल्टेज? आप सोचोगे एग्जाम में आ जाए, on which of these factor does capacitance depend? ऑप्शन रहेगा Q, ऑप्शन रहेगा V, ऑप्शन रहेगा परमिटिविटी, ऑप्शन रहेगा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। आप कहोगे ऑल 4, क्योंकि आपको तो पता है Q by V भी होता है। नहीं, कैपेसिटर के हिसाब से Q और V चेंज होगा, लेकिन कैपेसिटेंस फिक्स रहेगा। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? आप यहाँ पे नोट कर लो, कैपेसिटर इज इक्वल टू कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A upon D, so you can write therefore the capacitance of a parallel plate capacitor, the capacitance of a parallel plate capacitor depends on area of the plates, है ना? A है। दूसरा distance between the plates, ये भी लिख दो। एंड थर्ड चीज लिख लो, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर किसी को भी कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज साफ साफ पूछो, कोई समस्या नहीं है। I'll explain. I'm here to explain you the topics. ठीक है? अगर पैरेलल प्लेट से मन भर गया हो तो लेट्स राइट द नेक्स्ट टॉपिक। लिखो स्फेरिकल कैपेसिटर। देखो यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर हमारे पास होगा एक बड़ा स्फीयर और उसके अंदर होगा एक छोटा स्फीयर। ठीक है? एक बड़ा स्फीयर और उसके अंदर होगा एक छोटा स्फीयर। अरे आ नहीं रहा है भाई, क्या बात है। खैर, भावनाओं को समझ लो। ये बीच में है, हाँ ये इसके बीच में है। कैसे होगा सेटिंग, ये मूव कैसे होता है? दिख रहा है ना? एक बड़ा स्फीयर है, उसके अंदर एक छोटा स्फीयर है। क्लियर? अब ये अंदर में क्या है, हॉलो है, तो इसके अंदर E इज इक्वल टू 0, अंदर में है ना, अंदर में E इज इक्वल टू 0। और जो छोटा वाला स्फीयर है ना, आप लिख दो रेडियस ऑफ द स्मॉल स्फीयर A and radius of larger sphere B। जो स्मॉल स्फीयर है उसका रेडियस A है, जो लार्जर स्फीयर है उसका रेडियस B है। अब देखो ये जो अंदर के तरफ है ना, इसमें मान लो यहां पर भी है गिवन प्लस चार्ज। ठीक है? ये आपका प्लस चार्ज हो गया पूरा आउटर शेल पे। ठीक है? अब अंदर में क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली, कुछ यूं हो जाएगा। डायग्राम बन गया आपका। अब देखो फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा, ऐसा होगा ना, प्लस से माइनस। ठीक है ना? ठीक है? फील्ड विल बी प्लस से माइनस। कोई दिक्कत नहीं, तो लिख दो अ रेडियल फील्ड E, अ रेडियल फील्ड E exists in the region between the two shells. A radial field E exists in the
region between the two shells due to the inner shell only. A radial field exists between the two shells due to the inner charged shell only. कौन एक्सप्लेन करेगा ये चीज मेरे को? ये मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा कि जो ये फील्ड आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ अंदर वाले शेल की वजह से है, आउटर शेल की वजह से नहीं है. क्यों भैया? आउटर शेल भी क्या है? हॉलो है. सीलिंग इफेक्ट की वजह से। आउटर शेल भी क्या है? हॉलो है. हॉलो शेल के अंदर फील्ड कितना होता है? 0 होता है. आउटर शेल क्या है? हॉलो है ना, तो हॉलो शेल के अंदर फील्ड कितना होगा? 0 होगा. लेकिन जो अंदर वाला शेल है, ये वाला पार्ट जहां पे हम फील्ड का लाइंस ड्रॉ किए हैं पर्पल कलर से, जो हम फील्ड लाइंस ड्रॉ किए हैं ना, वो वाला पार्ट जो अंदर वाला शेल है उसके लिए तो आउटर पार्ट है ना. अरे जहां पे फील्ड लाइंस हम ड्रॉ किए हैं वो आउटर शेल के लिए इनर पार्ट है, बट इनर शेल के लिए तो आउटर पार्ट है. तो फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो किसके वजह से होगा? सिर्फ और सिर्फ इनर शेल के वजह से होगा. क्लियर है ना? क्लियर है ना? अब मुझे बताओ, हाँ। अब मुझे बताओ, इफ आई टेक अ गॉसियन सरफेस, लिखो, लेट अस अज्यूम अ गॉसियन सरफेस. Let us assume a Gaussian surface at a radius या at a distance r. लिखो, assume a Gaussian surface r from the center. A Gaussian surface at a distance r from the center. तो आप मुझे ये बताओ कि by Gauss law can we say the total flux in that surface will be equal to what? E multiplied by area. Area कितना हो जाएगा? 4 pi r square. I have assumed a spherical Gaussian surface. I have assumed a spherical Gaussian surface. यहाँ पे लिख दो spherical Gaussian surface. So E into 4 pi r square. This should be equal to Q upon epsilon naught. यहाँ पर किसी को डाउट नहीं है, so we can write E is equal to क्या हो जाएगा? Q upon 4 pi epsilon naught r square. ये बिना इसके भी हो जाता, सीधा भी दे तो कोई दिक्कत का बात नहीं था, बट ठीक है, आपको समझा भी दिया यहाँ पे कैसे हो रहा है. सो E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught r square. Now what is V? V क्या होता है? माइनस E डॉट dr. dV क्या होता है? माइनस E डॉट dr. तो V क्या होगा? उसका इंटीग्रेशन. dV क्या होता है? क्या बोल रहा हूं? E क्या होता है? माइनस dV बाई dr, है ना? अरे पढ़ाए थे ना भाई. हाँ। सो माइनस E डॉट dr इज इक्वल टू V. ये तो मैंने किया, ठीक है. अब देखो इसका लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे? क्या हम कह सकते हैं लिमिट लगाएंगे A से लेके B तक? लिमिट कैसा लगाएंगे? A से लेके B तक. लिमिट कैसा लगाएंगे? A से लेके B तक. देखो यहां पर इनर रेडियस इज A, आउटर रेडियस इज B. अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर पिछले केस में तो हमने इंटीग्रेशन नहीं किया, यहां पे हमने इंटीग्रेशन क्यों किया? ये सवाल उठ रहा है आपके मन में. आर यू नो गेटिंग दिस क्वेश्चन
कि in the previous case when we were dealing with the parallel plate capacitor, in that case we did not do integration, but here we are doing integration. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कौन बताएगा? In the previous case when we are doing the parallel plate capacitor, just turn your pages and see this, there we did not do integration, सीधा multiply कर दिया. लेकिन यहाँ पे we are doing integration. क्यों कर रहे हैं ऐसा? बताओ, कौन बताएगा? बोलो, कोई ट्राई करेगा? In the previous case when we were doing the parallel plate capacitor, there we were not doing integration, we straight away multiplied E into D, but यहाँ पे अपने इंटीग्रेशन कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखो, in the previous case आपका फील्ड क्या था? कहां गया फील्ड? फील्ड कहां गया? फील्ड क्या था? Q अपॉन क्या था बताओ? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. The field was sigma upon epsilon naught. Sigma क्या था? Constant. Epsilon naught क्या था? Constant. तो field भी क्या था? Constant. उसको distance से कोई मतलब ही नहीं था. बात समझ में आ रहा है? In the previous case, the field was sigma upon epsilon naught. Sigma was constant. Epsilon naught was also constant. This field has nothing to do with R or D or anything like that. The field was constant. But here you see the field contains an element R, and that R is an assumed Gaussian surface. This R is an assumed Gaussian surface. The value of R will vary from this point to this point. देखो यहाँ पे this point to this point. इसीलिए because the field is not constant here, we have to do इंटीग्रेशन. समझ में आया? अरे भाइयों बहनों, समझ में आया? हाँ. लगता तानिया ना बस ये ले. तानिया इज द ओनली वन हु इज कंसर्न्ड अबाउट एवरीवन. तुरंत हाँ बोलती है बेचारी. सो व्हाट इज दिस? v इज इक्वल टू ए डॉट डी आर का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? ए से लेकर के बी तक. कोई समस्या, कोई टेंशन, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे आपको? थिंग्स आर कंफर्टेबल, थिंग्स आर इजी. ठीक है. अब चलो इट इंटीग्रेट क्या जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर dr A से लेके B तक. ठीक है ना? लेट्स कीप द नेगेटिव साइन आउटसाइड. तो अब देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा ये? माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी आर की पावर -2 इंटू डी आर. होगा? अरे होगा. हाँ. सो इफ वी सॉल्व इट, क्या बन जाएगा? माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की पावर -2. क्या बन जाएगा? आर की पावर -1 अपॉन -1. कहां से कहां तक? ए से लेके बी तक. क्या बन गया? माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. कहां से कहां तक बताओ? ये क्या बन जाएगा? -1 अपॉन आर, ए से लेके बी तक. समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? हाँ. यहां तक पूरा कॉपी कर लो. अच्छा यहाँ पर एक चीज और देख लो. मैंने आई जस्ट मिस दिस पार्ट. एक चीज देखो ध्यान से, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो आपका ई है, ई का पॉइंट किधर जा रहा है?
रेडियली इनवर्ड्स, जिनका भी और दूसरा ट्यूशन है दे कैन लीव इफ दे वांट। ई पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है, और डी आर कहां पॉइंट कर रहा है? रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, सो एंगल बिटवीन ई एंड डी आर कितना हो जाएगा? 180। सो ई डॉट डी आर इज एक्चुअली माइनस ई डी आर। तो यहां जो माइनस है ना ये बदल जाएगा प्लस में। आप ये चीज कॉपी कर लो यार, मैंने मिस कर दिया। ये जो मैं वही देखता नेगेटिव साइन क्यों नहीं जा रहा अभी तक, ये यहां से हट जाएगा, जो माइनस साइन है ये हट जाएगा यहां से, बता दो इसको। समझा क्या? जो एंगल बन रहा है ना बाबू, द एंगल, ये चीज आप यहाँ पे लिख करके यहाँ कोने में लिख दो, चिपका दो यहाँ पे। जो एंगल बन रहा है ना ई और डी आर के बीच में, वो एक्चुअल में कितना है? 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, बिकॉज डी आर इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स एंड इट इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। तो इनके बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्रीज। सो ई डॉट डी आर इज एक्चुअली बिकमिंग ई माइनस ई डी आर। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट प्लस एवरीवेयर। ठीक है, तो यहां से अब लेकर के आ जाओ, ये आपका बन जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई a माइनस 1 बाई b। होगा क्या? होगा क्या? तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? हाँ इट इज q अपॉन v। तो v आपको मिल ही गया, q से q कट जाएगा, क्या बचेगा? So you get the final result as C is equal to 4 pi epsilon naught into क्या हो जाएगा? 4 pi epsilon naught ए बी। इसको सॉल्व कर लो, b माइनस please check this. If you have any confusion, please ask. If it is all okay, then we shall move forward. Write the next heading, that is cylindrical capacitor. Cylindrical capacitor. चलो यहां भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, करें क्या? हाँ ये एक हुआ, ठीक है। और यहां से आप इसको ऐसा कुछ देख लो, यहां से आपने एक नीचे की तरफ इसको डाल दिया, ठीक है, एंड यू क्लोज इट है। ये बहुत ही गंदा सा फिगर बना है मेरा, प्लीज उसको माइंड मत करना। रुको यार, देखो क्या होगा, ऐसे एक था, एक ऐसे था, यहाँ से एक ले लिए, एक ऐसे हो गया, यहाँ से एक ले लिए, जैसा हमने पिछला किया था ना सर्कल वाला, ऑलमोस्ट वैसे ही होगा। ठीक है,
कुछ कुछ सिलेंडर दिख रहा है आप लोग को, तो लिख लो। जो इनर रेडियस है ना, ए है, आउटर रेडियस जो है वो बी है। इनर रेडियस इज ए, आउटर रेडियस इज बी, एंड आउटर वाले को हमने अगर प्लस चार्ज दिया है ना, आउटर वाले को हमने क्या दिया है, प्लस चार्ज, तो इनर वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। समझ में आ रहा है क्या, माइनस चार्ज। हाँ नाउ विल अज्यूम अ गॉसियन सरफेस, सब प्रीवियसली किए थे हम लोग, है ना। दोनों के बीच में विल अज्यूम अ गॉसियन सिलेंडर, रेडियस कितना है उसका, आर, तो लिख दो अज्यूमिंग अ गॉसियन सिलेंडर, assuming a Gaussian cylinder at a distance r from the center, assuming a Gaussian cylinder at a distance r from the center। अब यहां पे और नोट कर लिख दो, यहां पे द लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन इज लैम्डा, और इस सिलेंडर का, इस स्फेरिकल सिलेंडर का लेंथ है आपका L, लेंथ है L। तो आप बताइए मुझे, द लेंथ इज L, देन व्हाट इज द टोटल चार्ज कंटेन्ड ऑन द सिलेंडर। कैन आई से इफ लेंथ इज L एंड द चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, द टोटल चार्ज कंटेन्ड इज इक्वल टू लैम्डा L, ठीक है ना। द टोटल चार्ज कंटेन्ड इज इक्वल टू लैम्डा L। कोई समस्या, कोई समस्या। सो यूजिंग गॉस थ्योरम वी कैन राइट E डॉट 2 पाई आर एल, है ना, E डॉट 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्या होता है फॉर्मूला, E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो L और L तो गया। So we have got E is nothing but lambda upon, जिसको समझ में नहीं आएगा बोलना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगेन सेम फंडा लगाओ, है ना, V इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, इंटीग्रेशन कर दो, कहां से कहां तक, A से लेके B तक। अगेन सेम लॉजिक, दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये क्या बन जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट है, क्या बन जाएगा, ई डी आर बन जाएगा, और ये बन जाएगा प्लस, क्यों भैया, तो फील्ड आपका इधर है और आर आपका इधर है, सो द एंगल इज 180, तो कॉस थीटा इज -1। कोई समस्या है, जैसे पिछले केस में किया सेम टाइप से कर रहे हैं ना। सो वी विल बिकम व्हाट, योर वी विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, क्या है भैया यहाँ पे, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी 1 by r dr is the final thing that we have got. Now we know that अगर 1 by r dr है या 1 by x dx है, it is क्या आता है, इसका इक्वेशन क्या आता है, log हो जाता है या ln हो जाता है। सो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, log r, एक्चुअली ln है, log टू द बेस e है, ध्यान रखना, और कहां से कहां तक, a से लेके b तक। कोई समस्या, कोई टेंशन, कोई दिक्कत किसी को नहीं हो सकता। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ log b माइनस log a, सो क्या बन जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b by a। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सो इफ यू हैव पोटेंशियल डिफरेंस, तो टोटल चार्ज क्या है, L लैम्डा, ठीक है। सो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो टोटल चार्ज इज व्हाट, L इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log ऑफ B बाई A। तो खचाक और खचाक, तो सॉल्व करके क्या आ गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log B अपॉन A। दिस इज द फाइनल।
is the capacitance of a cylindrical capacitor. So now your duty is to review the whole thing that is being taught right now. I will take some numericals in this on this topic. Okay, and let's see how much time is remaining. We'll move ahead in that the way it goes ahead. I will take 2 more days, at the most 2 more days to finish this chapter. In the next class, we will take up the concept of series and parallel capacitors. Very very important. बहुत questions उससे आता है. और one more topic is there, energy stored in a capacitor. These 2 topics are remaining. So I think in 2 days we will be able to complete them. हाँ, dielectrics भी है, sorry, dielectrics भी है. तो 2 का जगह 3 दिन लगा लो numerical लगा करके. तो at the most we will need 3 days to finish this chapter. उसके बाद we'll move into current electricity. ठीक है? Just see this part. If you have any confusion, please ask. Next topic, numerical I will take in the next class. So write the next topic, combination of capacitors in series and parallel. Combination of capacitors in series and parallel. First लिख लो capacitors in series. Capacitors in series. देखो, if the negative plate of one capacitor, if the negative plate of one capacitor is connected to the positive plate of the second capacitor, and the negative of the second is connected to positive of the third and so on. ठीक है? तो ये आपका कंडीशन हो जाता है फॉर सीरीज कैपेसिटर्स. ठीक है? Attack, 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 attack. इतना ज़्यादा डिस्टेंस होता नहीं है, बट मैंने जस्ट बनाया है टू मेक थिंग्स क्लियर. आपको तो पता ही है ना, जैसे रजिस्टर में था ना सीरीज पैरेलल, वैसे ही है. अगर तीनों लाइन से जोड़ देंगे एक के बाद एक तो वो हो जाएगा सीरीज में. अगर यहाँ पे रख देते हैं इसको, और यहाँ पे हमने इनके बीच एक वोल्टेज दिया हुआ है, उसका भी इतने रिक्वायरमेंट नहीं है. ये हमने यहाँ पे इसके बीच एक वोल्टेज दिया है, ये आपका प्लस एंड है, ये आपका माइनस एंड है. और यहाँ पर जो चार्जेस है यहाँ रख दो प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू. ठीक है? दिस इज द होल थिंग अबाउट द सीरीज कैपेसिटर. इसको आप ड्रॉ कर लो जल्दी से. इसको अपने फट से ड्राइव कर लेते हैं. ठीक है? इसका ले लो आप कैपेसिटेंस ले लो. इसका पहला वाला का ले लो C1, इसका ले लो C2, इसका ले लो C3. ठीक है? इसका वोल्टेज का ले लो V1, इसका ले लो V2, इसका ले लो V3. आपको तो पता ही होगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड एंड करंट रिमेन्स सेम. तो यहां पर क्या बोलेंगे? चार्ज रिमेन्स सेम.
करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, जैसे वहां पर था ना वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड एंड चार्ज रिमेन सेम, यहाँ करंट रिमेन सेम, यहाँ पे क्या होगा? चार्ज रिमेन सेम। so we can write so we can very well write that V1 is equal to Q upon C1, V2 is equal to Q upon C2, and V3 is equal to Q upon C3. So you can write V is equal to V1 plus V2 plus V3, which is equal to Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3, which implies that, अब इस V को लिखते, यहाँ पे लिख दो, let the equivalent capacitance is equal to CS कर दो, CS. So we can write Q upon CS is equal to क्या होगा? Q upon C1, Q upon C2 और Q upon C3, which implies that 1 upon CS is equal to 1 upon C1, 1 upon C2, 1 upon C3. So in case of series combination, जो रेजिस्टेंस में पैरेलल में हुआ था वो यहां पर किसमें होगा? सीरीज में होगा। जस्ट कीप इन माइंड, कॉपी कर लो, इट इज वेरी सिंपल, आपने ऑलरेडी किया हुआ है, जल्दी कॉपी कर लो इसको, कॉपी इट फास्ट। ठीक है, जस्ट राइट 2 पॉइंट्स बिलो दिस, जस्ट नोट कर लो एक पॉइंट। इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस आपने क्लास 10 में किया है ये उसके एकदम उल्टा है, बस और कुछ नहीं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम क्या होगा? ज्यादा या कम? ज्यादा या कम? कोई कुछ बोलता ही नहीं। स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। देखो कितना इंटरेस्टिंग बात है, जब अपना रेजिस्टेंस का बात करते हैं तो हम लोग को रेजिस्टेंस का वैल्यू कम चाहिए होता है, लेकिन वहां पर इन केस ऑफ करंट द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे हम लोग को कैपेसिटेंस ज्यादा चाहिए होता है और यहाँ पर सीरीज में वो घट जा रहा है। देख रहे हो, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में घपला है। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। और एक चीज नोट कर लो, लास्ट पॉइंट एक चीज लिख लो, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कैपेसिटर, the potential difference across any capacitor is inversely proportional to its capacitance. The potential difference across any capacitor is inversely proportional to its capacitance. अच्छा, अभी टाइम इतना नहीं है कि मैं पैरेलल भी करवा दूं आपको, तो एक काम करता हूं, आई एम गिविंग यू 1 or 2 क्वेश्चंस दैट यू विल ट्राई एट होम। ठीक है, तो राइट, एक दो न्यूमेरिकल नोट कर लो फटाफट। बोलो क्या न्यूमेरिकल? हाँ। Note, when the potential difference across the capacitor is reduced by 120 volt, when the potential difference across the capacitor is reduced by 120 volt, the charge on the capacitor changes from 360 coulombs microcoulombs to 120 microcoulomb। फिर से बोल रहा हूं, when the potential difference
across the capacitor is reduced by 120 volt, the charge on the capacitor changes from 360 microcoulomb to 120 microcoulomb. Find the capacitance of the capacitor. Find the capacitance. ठीक है, जल्दी से एक और सवाल लिख लो, टाइम बहुत कम है. बोलूं क्या एक और क्लास, एक और बोलो, क्वेश्चन बोलूं, जल्दी लिखो. हाँ Sphere of radius 0.03 meter, a sphere of radius 0.03 meters is suspended within a hollow sphere, is suspended within a hollow sphere, is suspended within a hollow sphere of radius 0.05 meter. मतलब outer radius कितना है 0.05 और inner radius is 0.03. If the inner sphere is charged to a potential of 1500 volt, if the inner sphere is charged to a potential of 1500 volt and the outer sphere is earthed, and the outer sphere is earthed, then find the capacitance, and charge on the inner sphere. Then find the capacitance and charge on the inner sphere. अच्छा, कहीं पूछा जाएगा ना अगर आपसे कि कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का चार्ज क्या है, जो प्लस क्यू आया ना उसको फिर चार्ज मानते हैं कैपेसिटर का, ध्यान रखना. जो प्लस क्यू, देखो एक प्लेट पे प्लस क्यू है और एक प्लेट पे क्या है माइनस क्यू है, तो चार्ज क्या होगा प्लस क्यू वाले को बोलेंगे हम लोग, है ना. मतलब आप बोलोगे सर दोनों तो जीरो हो गया, बट नहीं, हम लोग कन्वेंशनली उसको प्लस क्यू वाले को बोलते हैं. ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट क्लास. भैया